नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस साथी के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो हम लोगों ने पिछला सेशन में क्वेश्चंस देखे थे, जो कि ये क्वेश्चंस थे। आप एक क्वेश्चन को एक बार नज़र घुमा के देख ले कि क्या क्वेश्चन थे। तो हमारा जो क्वेश्चन थे वो था कि each of the following have launched a platform to advise the poor countries on funding for the conservation of uh, फंडिंग फॉर द कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट एक्टिविटीज। निम्नलिखित में से किसने गरीब देशों को संरक्षण और जलवायु गतिविधियों के लिए वित्त पोषण पर सलाह देने के लिए एक मंच शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो था WB, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो चलिए, हम वर्ल्ड बैंक के बारे में देख रहे थे कि वर्ल्ड बैंक क्या है। तो सबसे फर्स्ट बात कि वर्ल्ड बैंक जो बना है वो बना है दो चीज़ों से मिलकर के। दो चीज़ों, वर्ल्ड बैंक जो है वो है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन। एक है IBRD and the second is IDA। उसी से मिलकर बना है। अब बात करते हैं कि IBRD का फुल फॉर्म क्या है। IBRD तो IBRD होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। एंड द सेकेंड थिंग इज IDA। IDA मीन्स क्या होता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो IDA एंड IBDR, इस दोनों को कंबाइंडली रूप से हम बोलते हैं बैंक, वर्ल्ड बैंक। इस दोनों को कंबाइंडली रूप से बोला जाता है वर्ल्ड बैंक। चलिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ और चुनिंदा बातें। सबसे फर्स्ट IBRD और IDA, इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो IBRD क्या है? तो चलिए देखते हैं IBRD। तो IBRD, चलिए यहीं पे देखते हैं IBRD होता है, ये लोन प्रोवाइड करती है, दोनों लोन प्रोवाइड करती है। IBRD एंड IDA बोथ प्रोवाइड्स लोन, बट लोन जो होता है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से होता है। फॉर एग्जांपल, IBRD जो लोन प्रोवाइड करती है वो करती है लो इनकम क्रेडिट वाले कंट्री में। तो जो कंट्री लो इनकम वाले जो कंट्री है उसको ये लोन प्रोवाइड करती है। और ये जो लोन प्रोवाइड करती है ये गवर्नमेंट को करती है, उस कंट्री के गवर्नमेंट को करती है। और इसका गारंटी होता है सॉवरेन गारंटी। लो इनकम कंट्री को किया जाता है, डेवलपिंग कंट्री को किया जाता है। और इसका जो होता है इंटरेस्ट रेट वो होता है मार्केट कंडीशन के आधार पे या उससे नीचे होता है। इंटरेस्ट रेट मार्केट कंडीशन के आधार पे उससे नीचे होता है। लो इनकम कंट्री को दिया जाता है, डेवलपिंग कंट्री को दिया जाता है। अब बात करते हैं IDA। तो IDA भी लोन प्रोवाइड करती है। तो ये किसको लोन प्रोवाइड करती है? तो IDA के द्वारा जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं वो पुअर कंट्रीज को। ये लो इनकम कंट्रीज और पुअर कंट्रीज अंतर है। लो इनकम मतलब एक्सट्रीमली लो इनकम जो कंट्री होगा उसको हम पुअर कंट्रीज के कैटेगरी में डालेंगे, और पुअर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है IDA। और ये जो लोन होती है ये बहुत ही मतलब एक तरह से फ्री लोन कभी कभी मिल जाती है कि लोन ले लो बस, इजी कंडीशन रहता है, इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होते हैं या इंटरेस्ट रेट होते भी नहीं है। इसीलिए इसको बोला जाता है सॉफ्ट लोन का विंडो। IDA को बुलाया जाता है सॉफ्ट लोन का विंडो। तो ये हमारा IDA एंड IBRD। अब कुछ हम बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक के बारे में कि ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, इसके जो है प्रेसिडेंट कौन है। तो वर्ल्ड बैंक के अभी जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मलपास। ये प्रेसिडेंट है मलपास। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। एंड वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इंडिया जो है वो सबसे बड़ा रिसिपिएंट्स है मनी का फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। इंडिया को सबसे ज़्यादा लोन वर्ल्ड बैंक के तहत ही मिलता है। जो हम बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसको बोला था वर्ल्ड डेवलपमेंट DB
MT डेवलपमेंट समझे इसको, डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती है। और 2021 का जो इसका थीम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का, वो है डाटा फॉर बेटर लाइफ्स। डाटा फॉर बेटर लाइफ्स, डाटा फॉर बेटर लाइफ्स। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिक्स ये भी पब्लिश करती है। इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिक्स भी पब्लिश करती है। अब बात करते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सस्टेनेबल एनर्जी है, उसके लिए भी ये लोन प्रोवाइड करती है। और जो इंडिकेटर है, रेगुलेटरी इंडिकेटर, ये भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ये भी पब्लिश किया जाता है। ये सारे रिपोर्ट जो है पब्लिश किए जाते हैं, जिसमें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। अक्सर जो है सो वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए अब हम इसी के साथ खत्म करते हैं। हाँ, एक और बात है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन की गई थी, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानी जाती है। इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत जो 3 रिवर है, इंडस, चेनाब और झेलम, इंडस, चेनाब, झेलम, ये दिया गया है पाकिस्तान को। इसको कहता है वेस्टर्न रिवर। इंडस, चेनाब, झेलम, ध्यान रखें। ICJ इज गिवन टू पाकिस्तान। और 3 रिवर, ब्यास, रवि, सतलज, इसको ईस्टर्न रिवर बोला जाता है और ये इंडिया को दिया गया था। ब्यास, रवि एंड सतलज, ब्यास, रवि एंड सतलज। ध्यान रखें पाकिस्तान में क्या है, इंडस, चेनाब, झेलम, इंडस, चेनाब, झेलम, और जो इंडिया में हो ब्यास, रवि एंड सतलज। तो ये हमारा वर्ल्ड बैंक की कुछ बातें। अब हम बात करते हैं कुछ अलग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, ये क्या है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बारे में कहीं और चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें स्पेस भी कम है, तो इसमें मुश्किल हो रहा है तो डिस्कस करना। तो चलिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे वर्ल्ड बैंक एंड IMF पर। इसके अलावा बहुत सारे एजेंसीज जो कि एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एजेंसी करके बनाया जाएगा, एक वीडियो लॉन्च करने वाले हैं, उसमें आपको ये सारा कुछ रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि INS सर्वशाक एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है। ये डिप्लॉयड किया गया है किस कंट्री में, कौन से देश में इसको डिप्लॉयड किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मॉरिशस में ये डिप्लॉयड किया गया है। और ये जो है मॉरिशस में डिप्लॉयड किया गया है किसके लिए, किस सर्वे करने के लिए। ये एक एडवांस सर्वेइंग शिप है, आप इसमें फोटो देख रहे होंगे। तो ये यूज करती है सोनार को, और सोनार को यूज करके एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, मतलब कि अच्छा एक इमेज प्रोवाइड करती है, एक सर्वे करती है। और इसको जो डिप्लॉयड किया गया है ये किया गया मॉरिशस में। तो आप इसका करेक्ट आंसर जाना ULPIN के मायने क्या है। ULPIN तो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका फुल फॉर्म है। अब ये बात करते हैं, ये एक 14 डिजिट का एक नंबर होगा, जो हर एक लैंड के साथ आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब हर एक लैंड का नंबर होगा। और ये जो नंबर है ये लैंड होल्डिंग, मतलब इस लैंड होल्डिंग को ये इशू किया जाएगा। एंड ये जो होगा नंबर जो होगा वो होगा GIS टैग के द्वारा ये नंबर होगा। और ये जो है ये क्या प्रोवाइड करेगी, अगर GIS टैग है तो ये प्रोवाइड कर सकेगी एग्जैक्ट लोकेशन उस प्लॉट का लोकेशन कहाँ है, उसके बारे में ये पूरे चीज़ को पता कर पाएगी। इसका बेनिफिट्स क्या है, तो ये देख रहे होंगे कि नंबर है और 14 डिजिट का नंबर होगा, और इसके वजह से मतलब कि गवर्नमेंट को हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगी, उसका ऑनर कौन है। और प्लान ये है कि ये जो नंबर है इसको टैग किया जाए इसके साथ, आधार कार्ड से टैग होने के बाद सारा डिटेल लगभग आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, जो यूनिक नंबर होगा वो
पूरा डिटेल प्रीवियस ट्रांजैक्शन जो ऑनरशिप हिस्ट्री है, किसको बेचा गया है, किसको मतलब उसके जो लैंड का ऑनरशिप हिस्ट्री की किसको कौन दिया था, क्या दिया था, वो सारा कुछ उस नंबर में सारा डिटेल्स डाले जाएंगे। उसके अलावा प्लॉट साइज, फिर रेवेन्यू जनरेशन की कितना उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो सारा डिटेल भी अवेलेबल होगा। अब ये हेल्प क्या करेगी, गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करेगी, तो ये ट्रांसपेरेंसी लाएगी इन द लैंड होल्डिंग्स। तो लैंड होल्डिंग उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, एजीएस एसेस होगा इसके क्रेडिट का, और प्रॉपर लैंड का टाइटल्स दिया जाएगा जो कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि अच्छी तरह से इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जा सकता है। अच्छी तरह क्या मतलब कि चल रहा कुछ रहेगा तो उसको बेचने में या उसको ट्रांसफर करने में, हैंड ओवर करने में, या एनीथिंग जो इन्वेस्टर को इजिली लैंड मिल जाए, उस तरह से ये वर्क करेगी और इजीली बनाया जाएगा जो लैंड का ऑनरशिप है। उसके बाद जो भी है आपको सब्सिडी दी जाती है, एनीथिंग दी जाती है, जो इमिटेशन दिया जाता है सरकार के द्वारा, कि जैसे इमिटेशन में दी जाती है, जैसे सुखाड़ आ गया तो सुखाड़ के कंडीशन में प्रोवाइड की जाती है सरकार के द्वारा, कुछ इंसेंटिव मतलब कि दी जाती है। तो अगर सरकार के पास प्रॉपर डाटा रहेगा कौन आदमी के पास कितना लैंड है, तो इसका जो बेनिफिट है फार्मर्स को ये सही से दे दी जाएगी, उनको मिल जाएगी। दूसरा कि जो एक्वायरिंग है लैंड का, उसको भी प्रॉपर बेनिफिट मिल सकता है इस नंबर। तो यूएलआईपीएन यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which ministry have launched REHAB project? REHAB प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है, किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आप बात करते हैं कि ये क्या है, REHAB क्या है। REHAB का फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। चलिए लिख देते हैं, लिख देते हैं क्या है रिहैब का, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। मधुमक्खी के द्वारा जो ह्यूमन और एलिफेंट का जो कन्फ्लिक्ट होते रहता है, देखते होंगे कभी केरल में, वो क्या बोलते हैं, तरबूजे के साथ वो पटाखे को खिला दिया जाता है। तो ये सब को कंडीशन लेकर के सो यूज किया जाता है, ये इसका यूज किया जाएगा, बीज का यूज किया जाएगा। बीज क्या करती है एलिफेंट को, बीज क्या करती है एलिफेंट को कि उसको जो बीज का जो साउंड होता है, कैसा साउंड होता है, हमिंग साउंड, हमिंग साउंड या हमिंग साउंड जो होता है बीज का, उससे एलिफेंट इरिटेट हो जाता है। इरिटेट होकर के जैसे आप बीज लगा देंगे, जैसे कि जहाँ पे रह रहे हैं ह्यूमन रह रहे हैं वहाँ चारों तरफ बीज का अगर लगा दिए, तो मधुमक्खी का जो होता है मधुमक्खी पालन, वो अगर कर दिए तो वो बीज क्या करेगी कि वो हमिंग साउंड करेगी। हमिंग साउंड से क्या होगा कि एलिफेंट को इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो आना नहीं चाहेगी। और दूसरा क्या कि जो बीज है वो क्या करती है कि एलिफेंट को काटती है। एलिफेंट को काटने की वजह से उसको जो ह्यूमन का है हैबिटेशन है वहाँ पे एलिफेंट का एंट्री इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये है। और दूसरा जो है वो जो ये जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा REHAB प्रोजेक्ट अभी फिलहाल किया जा रहा है उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, असम में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में और केरला में। तो इतना ध्यान रखें कि इतना ये किया जा रहा है। तो REHAB का फुल फॉर्म ध्यान में रखें, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज, ठीक है ना। और उसके बाद है तो इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, इसका टेक्निक क्या है, तो इसमें बीज के जरिए एलिफेंट को भगाना है, सीधा बात ये है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2021 के बारे में। तो कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2021 लाया गया है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट है, इसको जो अमेंडमेंट कॉपीराइट एक्ट 1957 आया था, कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट एक्ट 1957, इसको अमेंड किया गया था 2013 में। 2013 के बाद अभी अमेंड किया गया 2021 में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट है, तो इसको 2013 फिर नहीं 2016 में भी किया गया, 2013, 2016 एंड 2021। अब बात करते हैं जो कॉपीराइट है वो दो टाइप का कॉपीराइट का ये प्रोटेक्ट करेगी कॉपीराइट एक्ट 2021, एक तो इकोनॉमिक राइट एंड सेकेंडरी मोरल राइट। अब बात करते हैं कि कॉपीराइट से रिलेटेड से एक इंटरनेशनल आती है, इंटरनेशनल एक बनाई गई है कॉपीराइट से लेकर के बीपो। तो बीपो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए एक बीपो की स्थापना की गई है, जिसका हेडक्वार्टर है वह है स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर इज स्विट्जरलैंड। बीपो WIPO हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड। ये क्या होता है बीपो का फुल फॉर्म? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। बीपो का जनरली पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा इसने जो है सो वेरियस ट्रीटी कर रखी है, ठीक है ना। वेरियस ट्रीटी के द्वारा ये एडमिनिस्टर किया जाता है। एडमिनिस्टर्ड में वेरियस ट्रीटी, जैसे कि इसके तहत बीपो के तहत जो ट्रीटी आई है, बीपो के तहत जो ट्रीटी है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो पेरिस कन्वेंशन में आई थी। पेरिस कन्वेंशन इसके तहत आई थी प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, दैट इज पेटेंट का राइट। इसी तरह सेकेंड कन्वेंशन इसके हुआ है बीन कन्वेंशन। इसमें क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ लिटरली एंड आर्टिस्टिक वर्ड के लिए कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए एक पेटेंट ये पेरिस कन्वेंशन में आया था। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो इंडस्ट्रीज में किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो वैक्सीन बनाए जा रहे हैं कोरोना वायरस के, जैसे कोविशील्ड हो गया, तो अभी पेटेंट को लेकर के चल रही है। अभी जो यूएसए रिसेंटली ने उन्होंने क्या बोला है कि हम पेटेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पेटेंट को हटा रहे हैं, मतलब कि ओपन कर रहे हैं। तो पेटेंट का जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो पेटेंट का है उस प्रोटेक्ट कौन करती है? पेरिस कन्वेंशन के तहत प्रोटेक्शन किया जाता है उसका। बीन कन्वेंशन के तहत जो भी आप आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, आप लिटरली वर्क करते हैं, जैसे कुछ भी आपने आर्टिस्टिक वर्क किया, पेंटिंग्स कुछ की, उस पर आपने कॉपीराइट कराया, आपने कुछ गाना बनाया, आपने कुछ ऐसे लिखा, आपने कुछ स्पीच दिया, तो वो आपका आर्टिस्टिक वर्क है, वो आपका लिटरली वर्क है। आपने कुछ पैराग्राफ लिखे, आपने कुछ आर्टिस्टिक वर्क किया, जैसे डांस वांस या ऐसे कुछ भी, मतलब कि जो नया हो, आपने कोई मूवी लिखा, कोई कहानी लिखी, तो ये आपने कोई नॉवेल लिखी, बुक लिखी, तो ये सारा क्या आता है? आर्टिस्टिक और लिटरली वर्क में आता है। तो इस पर जी है कॉपीराइट जो प्रोवाइड करता है वो बीन कन्वेंशन के थ्रू मिलता है। अब बात करते हैं कि जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 में कॉपीराइट एक्ट लाई गई थी, वो कौन कौन चीज को होल्ड करता है, क्या क्या चीज पे आप कॉपीराइट करवा सकते हैं। तो लिटरली पहले जो भी है, आप ऐसे लिखे, कोई भी आपने रिसर्च की उसके रिगार्डिंग कुछ लिखे, उस पर आप कॉपीराइट, आपने कुछ खोज कर लिया, साइंटिफिक खोज कर लिया, एनीथिंग, तो मटेरियल आपने मानने के लिए ढूंढ लिया, आपने जो इनोवेटिव मतलब कि इनोवेटिव कार्य किए जो कि पहले किसी ने हुआ था, तो वो सारे आप कॉपीराइट करवा सकते हैं। ये है लिटरली वर्क में। आर्टिस्टिक वर्क डांसिंग हो गया, या आपने कोई गाना लिखा, आपने कोई पेंटिंग्स बनाई, आपने एनीथिंग जो आर्टिस्टिक का काम किया है, वो आपने कोई बिल्डिंग सा बनाई, ये सारा आर्टिस्टिक वर्क में आती है। ड्रामा हो गया, फोटोग्राफ्स हो गया, साउंड रिकॉर्ड हो गया, म्यूजिक कंपोजिशन, तो ये सारा क्या आ रहा है? कॉपीराइट में आ रहा है। एक आया है मैरिड प्रोटोकॉल। मैरिड प्रोटोकॉल। तो मैरिड प्रोटोकॉल ये आता है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क को लेकर के। ये जो कन्वेंशन, ये प्रोटोकॉल है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क। जो ट्रेडमार्क आप देखते हैं कि जो मार्क लगा दिया जाता है,
जैसे मेरे ही चैनल का सबसे साथी का आप देख रहे होंगे ट्रेडमार्क, या जैसे RIL का ट्रेडमार्क अपना होता है, बड़े-बड़े कंपनी का ट्रेडमार्क होता है, तो जो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क है, उसके बारे में जो हमारा जो राइट है, जो प्रोटेक्ट करती है, वो मेरिट प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। अब बात करते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी आता है जो इंटेंजिबल हो, जो इसको छुआ ना जा सके, ठीक है ना? और इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसमें उसको छुआ नहीं जा सकता है। दूसरा बात कि उसका कुछ कमर्शियल वैल्यू है, कुछ कमर्शियल वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका कोरोना वायरस का टीका बना है, जैसे भारत बायोटेक ने बनाया था। भारत बायोटेक जो हमारा जो कोवैक्सीन बनाया है, भारत बायोटेक बनाया, तो वो क्या है, भारत बायोटेक पूरा तैयार किया है, और जो उसका फार्मूला है वो क्या है, इंटेंजिबल, उसको छुआ नहीं जा सकता है। फार्मूला को अप्लाई करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, और वो जो है फार्मूला, उसका एक वैल्यू, उसका एक कमर्शियल वैल्यू है। वो अगर भारत बायोटेक बेचना चाहे किसी को, तो वो उसका जो उचित मूल्य है वो ले सकती है। अगर वो नहीं बेचना चाहे तो उसकी मर्जी, वो बेच भी नहीं सकती है। अब जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसमें जो आता है वो आता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सेक्रेट, लोगो, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड अदर। तो आप देखेंगे GI टैग मिला है इसको, GI टैग कभी चावल को मिलता है तो कभी कुछ को मिलता है, तो ये सारा क्या है, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में के अंतर्गत आती है। तो चलिए हम जो है कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किया। उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंटरनेशनल लॉ, नेशनल लॉ सारे बनते थे, उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है ये वीडियो खत्म होता है। आप कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा महत्वपूर्ण रहा। चलिए, तो हम इसी के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को, इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, मास्क पहनना कभी मत भूलें, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, और ये जो बीमारी है इससे बच के रहें। जितना बच के रहेंगे वो उतना अच्छा होगा। उम्मीद है कि जल्दी ही इसका पीक आकर के ये खत्म होगा, और उसका फिर हम लोग पहले की नॉर्मल लाइफ जिएंगे, बस उम्मीद ही कर सकते हैं। और सेफ रहिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दीजिए, और बताइए कमेंट में कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।